जी, लास्ट क्लास में बात यहाँ एंड हुई थी कि कॉर्पोरेट एसेट्स कॉर्पोरेट एसेट्स सिखाया था मैंने, जिसके लिए मैंने मेरा ख्याल है कुछ 3 सवाल तो शायद कर ही दिए। एक वो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 बनाया हुआ था, वो सॉल्व किया था मैंने। फिर एक मैंने खुद से सवाल बनाया था कि ये आई के जो आईएएस है उसकी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, वो मैंने खुद बना के कराया था। फिर उसके अलावा एक दिसंबर 19 ये भी बोर्ड पे किया था, और दिसंबर 7 होमवर्क दिया था। अच्छा, अब एक सवाल आप लोगों का ग्रुप में पेंडिंग था, जो मैंने कहा था लेक्चर 7 में बताऊंगा, उसका देता हूं जवाब। उससे पहले जो किया था ना, उसकी समरी दोबारा सुन लें, आराम आराम से बता रहा हूं, तसल्ली से सुन लें। पहले एक इंडिविजुअल एसेट की बात करते हैं। उस इंडिविजुअल एसेट का अगर सवाल है, सिर्फ सीजीयू नहीं, सिर्फ एक इंडिविजुअल एसेट जो कि सीफैब लेवल पे नहीं होगा, लेकिन चूंकि मैं रिवाइज कर रहा हूं तो इसलिए बता रहा हूं। एक इंडिविजुअल एसेट, पहले उसकी कैरिंग अमाउंट निकलेगी। ये सब बातें ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको जरूरत लगे तो लिख लीजिएगा। ये आपके जो ग्रुप में सवाल देखे ना, उनके बाद मुझे ये अंदाजा हुआ है कि मुझे सिंगल एसेट भी बताना चाहिए। एक एसेट जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्ट हो रहा है, पहले उस दिन की कैरिंग अमाउंट निकलेगी। पहले कैरिंग अमाउंट निकलेगी, फिर I-36 लगेगा। अगर ईयर एंड पे इंपेयरमेंट टेस्ट हो रहा है तो पहले आप फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो पहले रिवैल्यू करके उस पॉइंट तक पहुंचेंगे, उसके बाद I-36 लगेगा। तो जो भी IS लगता है इस पे, चाहे वो I-16 लगता है, चाहे S-38 लगता है, चाहे IS-40 कॉस्ट मॉडल लगता है, पहले वो IS लगेगा, कैरिंग अमाउंट निकलेगी, फिर उस कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन होगा रिकवरेबल अमाउंट से। ठीक है, ये हो गई इंडिविजुअल एसेट की बात। ग्रुप में किसी ने पूछा हुआ था कि पहले डेप्रिशिएट करेंगे कि पहले इंपेयर करेंगे, तो जिस वक्त इंपेयरमेंट टेस्टिंग होनी है, पहले उस वक्त की कैरिंग अमाउंट अपडेट करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करके आए, अब पहुंच गए, अब करना है इंपेयरमेंट टेस्ट। ये हो गई इंडिविजुअल एसेट की बात। अब आते हैं सीजीयू पे। सीजीयू के अंदर जितने भी एसेट्स शामिल हैं, जैसे फैक्ट्री थी उसमें बिल्डिंग प्लांट वगैरह सब शामिल है, ये शामिल करके आपको दिए हुए हैं। आपने सीजीयू नहीं बनाना, आपको सारे एसेट शामिल करके दे दिए हैं। मैक्सिमम 2 चीजें हैं जो शामिल करके नहीं दी हुई हैं, उनमें से एक गुडविल है और एक कॉर्पोरेट एसेट्स है। हो सकता है गुडविल भी शामिल करके दे दियो, शामिल करके दे दिया तो अच्छी बात है, जैसे मैंने खुद से बनाए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, 4, 5 कराए थे, ठीक है, उनमें खुद से शामिल करके दी हुई थी। ये ज्यादा आसान सवाल है कि इसमें सीजीयू के अंदर जो जो एसेट्स हैं बस शामिल करके दिए हुए, उस सीजीयू के अंदर जो भी एसेट्स हैं, बिल्डिंग है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, इवन के गुडविल है, सब कुछ अगर सीजीयू बना के दे दिया तो ये इसकी कैरिंग अमाउंट है। इसको कंपेयर करें रिकवरेबल अमाउंट के साथ। अगर लॉस है तो लॉस को इन सब में बांट दें, प्रोपोर्शनेट। सबसे पहले गुडविल को बांटे, नहीं बल्कि उससे भी पहले एक चीज बताई थी, उससे भी पहले मैंने एक बात की थी कि अगर कोई इंडिविजुअल एसेट है जो कंफर्म इंपेयर्ड है, मैंने बल्कि ये भी कहा था कि असूलन तो ये होना चाहिए कि सीजीयू पे बाद में आए, पहले उस इंडिविजुअल एसेट को इंपेयर करें, फिर जो उसकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट आए उससे फिर आगे सीजीयू में आए। लेकिन मैंने साथ ये कहा था कि खैर है, अगर आप सीजीयू में उसको साथ ही कंपाउंड भी कर लेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। जैसे अगर इक्विपमेंट है, ये कंफर्म इंपेयर्ड है, तो आप पहले इसकी इंपेयरमेंट लॉस अलग से चार्ज करें, रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालें, फिर यहां लिखें। जैसे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन किसी में किया हुआ है, जिसमें मैंने पहले एक प्लांट मशीनरी को डैमेज था, उसको पहले इंपेयर किया है। 4 में किया हुआ मैंने इस तरह से कि पहले मैंने इसको इंपेयर किया, फिर उसकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकली, फिर रिवाइज कैरिंग अमाउंट यहां रखें, और फिर ये सीजीयू का सवाल है। या वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बोर्ड पे किया था। मैंने जब ये सवाल बोर्ड पे किया था ना प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, तो मैंने इकट्ठे ही किया था। तो सीजीयू के अंदर सबसे पहले वो एसेट इंपेयर होगा जो कंफर्म इंपेयर्ड है, दूसरा नंबर गुडविल का, फिर सारे एसेट प्रोपोर्शनेट। और जब प्रोपोर्शनेट बांट रहे होंगे तो उनमें लिमिट लग जाएगी, ठीक है, वो जो लिमिट बताई थी। और जिसको लिमिट से ज्यादा नहीं हो पाएगा उसका क्या करें, जितना हो सकता है वो कर दें, बाकी फिर बाकियों को बांटें। ये सीजीयू का एक सादा सवाल हो गया। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं।
अगर क्वेश्चन में गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स ये अलग से दिए हुए हैं और इनको सीजीयू में एलोकेट किया जा सकता है, तो पहले इनको एलोकेट करेंगे। अब सीजीयू भर गए, अब सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। दोबारा सुने, कॉर्पोरेट एसेट्स और गुडविल एसेट्स दिए हुए हैं अलहदा से, इनको अभी सवाल में गिवन सीजीयूज में नहीं बांटा हुआ। ऐसा नहीं करना कि अच्छा उनको पहले साइड पे रहने दें, इन सीजीयूज को कंपेयर करके देखें, नहीं ऐसे नहीं करना। इनको पहले इनको एलोकेट करें, जब ये एलोकेट हो जाएंगे फिर जो सीजीयूज की शक्लें बनेंगी उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करती है। इसकी मिसाल वो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल का सवाल जो मैंने बोर्ड पे खुद बनवा के किया था, जबानी लिखवाया था और बोर्ड पे किया था, जिसमें एक हेडक्वार्टर था और एक रिसर्च बिल्डिंग थी, रिसर्च सेंटर था। दूसरी मिसाल जो मैंने दिसंबर 7 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। तीसरी मिसाल जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 क्लास में किया था। इसमें पहले हमने सीजीयू में बांटा था कॉर्पोरेट एसेट्स और गुडविल को, जब बंट गए थे उसके बाद सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्टिंग शुरू की थी। ठीक है, ये तब है जब इनको बांटा जा सकता है। रिपीट कर रहा हूं, पहले एक एसेट जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग है उस दिन उसकी कैरिंग अमाउंट निकालें, फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग करें। अगली बात, सीजीयू ये नहीं है, सिर्फ सीजीयू है। आपको सारे एसेट सीजीयू में बांट के खुद ही दिए हुए हैं। कैरिंग अमाउंट सीजीयू की रिकवरेबल से कंपेयर करें, लॉस है इनमें बांटें। कैसे बांटें? सबसे पहले उसमें जो कंफर्म इंपेयर्ड है, नंबर 2 गुडविल में, नंबर 3 सब में प्रोपोर्शनेट लेकिन लिमिट का ख्याल रखते हुए। ये मैंने 2 बातें कर दी। तीसरी बात, अगर आपको ये भी दिए हुए हैं जो सीजीयूज में अभी नहीं बांटे गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 वो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 8 जो मैंने जबानी बना के कराई थी, दिसंबर 19, दिसंबर 7, सारे ऐसे ही थे। इनको पहले बांटें। अच्छा, मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया था ना उसमें गुडविल नहीं कॉर्पोरेट एसेट्स थे। जिस तरह कॉर्पोरेट एसेट्स को बांटना है ना, इसी तरह गुडविल को भी बांटना है। मैं आज एक और सवाल होमवर्क दूंगा, हस्बे तौफीक है, वो दिल करे तो कभी कर लेना, दिसंबर 2016 का। उसमें गुडविल भी थी और कॉर्पोरेट एसेट्स भी थे। तो इनको मिला के फिर उसी तरह से नहीं जो हमने वेट किया था, नंबर ऑफ ईयर्स वगैरह, कैरिंग अमाउंट, ये दोनों मिला के सीजीयूज में बांटेंगे। अच्छा, बीच में बात क्या और निकल गई थी। पहले मैंने इंडिविजुअल एसेट की बात की, फिर मैंने एक सादे सीजीयू की बात की, फिर तीसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि ये दोनों आपको अलहदा दिए गए हैं, सीजीयूज में बांटा नहीं गया है। पहले आप इनको बांटेंगे, अगर कैन बी एलोकेटेड है तो बांट दिया। अब सीजीयू के अंदर ये बढ़ गए, अब सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करें और जो लॉस अभी बताया था उसको बांटें। तीसरी बात हो गई। चौथी बात, अगर ये नहीं बंट सकते हैं, चौथी बात, अगर ये नहीं बंट सकते, अब इनसे पहले पहले जो सीजीयू था उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करें। सीजीयू 1, सीजीयू 2, सीजीयू 3, गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स। अगर ये तीनों बंट सकते हैं, पहले बांटें, बांट दिया, अब ये इन्हीं में समा गए, रच बस गए। अब आपके पास ये शक्ल आ गई। अब हर सीजीयू की अलग अलग इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। हो गया। इसकी मिसाल है दिसंबर 16 जो आज होमवर्क दूंगा। इसकी मिसाल है प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 जो मैंने खुद बना के कराया था। ठीक है, ये दिए हुए हैं और कैन बी एलोकेटेड है, कर दें एलोकेट, वही लाइफ वाले तरीके से कर दिया। अब ये 3 सीजीयूज हैं, 3 सवाल हैं, इन तीनों की इस तरह से इंपेयरमेंट टेस्टिंग करें, लॉस है तो बांटें। ये बात क्लियर है ना? इसकी मिसाल प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, इसकी मिसाल जो है, नहीं इसकी नहीं है, वो तो रिसर्च सेंटर एलोकेट नहीं हो सकता था ना, वो तो सवाल का आधा हिस्सा एलोकेट हो सकता था ना। मैं कह रहा हूं सब एलोकेट हो सकता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 और दिसंबर 16 जो आज होमवर्क दूंगा, ये पूरे पूरे एलोकेट हो सकते हैं, कर दें, उसके बाद इंपेयरमेंट टेस्टिंग करें। ये होगी बात क्लियर?
अगली बात, एलोकेट नहीं हो सकते, एलोकेट नहीं हो सकते। अच्छा, अगर कुछ हो सकते हैं ना तो उनको कर दें। अगर कॉर्पोरेट एसेट्स में से एक दो हो सकते हैं तो उनको कर दें, किस्सा मुकाएं। अगर ये 4 कॉर्पोरेट एसेट्स हैं, इनमें से एक दो एलोकेट हो सकते हैं, उनको कर दें, किस्सा मुकाएं। वो 2 कर दी एलोकेट, ये शक्ल बन गई, ठीक है। अब जो वो रह गए ये एलोकेट नहीं हो सकते। अगर 2 में से 4 में से 2 एलोकेट हो सकते हैं ना तो उनको कर दें, उनको कर दें एलोकेट। कर दिया, ये शक्ल बन गई। अब जो बाकी एलोकेट नहीं हो सकते थे मैंने वो लिखे हुए, ठीक है। अब ये एलोकेट नहीं हो सकते थे। अब क्या करें कि पहले इनकी अपनी अपनी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लें। दिसंबर 19 पार्ट बी कराची में थी, उसकी कर ली इंपेयरमेंट टेस्टिंग। इनको अगर नहीं बांट सकते ना बांटें, इनकी अपनी अपनी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लें। कर ली। अब एक बड़ा ग्रुप जो कि होपफुली पूरी कंपनी होगी, ये पूरा बड़ा ग्रुप है। अभी जो आसान आसान समझते जाओ ना, फिर कॉम्प्लिकेटेड बीच में होता जाएगा। अब हमने सबको मिला के एक ग्रुप कह दिया। अब क्या करें, इस पूरे ग्रुप की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करें। लॉस आएगा, फिर वो लॉस बांटेंगे। अब वो लॉस किनको बांटें? सबको, प्रोपोर्शनेटली बांट गया, ठीक है। दिसंबर 7 के जिसमें जो कॉर्पोरेट एसेट्स बांट सकते थे उनको पहले बांट लिया और उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर ली। दिसंबर 7 मैंने सोल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने किया है, सवाल किया है। पहले तो जिन्होंने किया होमवर्क उनके लिए दुआ कर लेते हैं। ये सिर्फ होमवर्क किए वालों के लिए थी, एक्सक्लूसिवली। क्या बता रहा था? हाँ, दिसंबर 7 में क्या था कि जो कॉर्पोरेट एसेट्स थे उनमें से 2, एक पेबैक सिस्टम और एक हेड ऑफिस बिल्डिंग, ये 2 एलोकेट हो सकते थे। इन दोनों को एलोकेट कर दिया। एलोकेट करके अब जो सीजीयूज बने उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर दी। एलोकेट करने से पहले भी उन सीजीयूज को इंपेयर कर लेते? नहीं, एलोकेट अगर हो सकते हैं तो करें, उसके बाद इंपेयरमेंट वाला मामला शुरू करें। तो दिसंबर 7 हेड ऑफिस बिल्डिंग और पेबैक सिस्टम ये एलोकेट हो सकते थे, इनको कर दिया और फर्स्ट इंपेयरमेंट टेस्ट के नाम से इनकी इंपेयरमेंट कर दी, ठीक है। 3 में से 2 सीजीयूज पे लॉस निकला, तीसरे पे नहीं निकला। जिन पे निकले उनमें बांट दिए। यहां तक ओके। अब मसला आया नेटवर्क सिस्टम का, कंप्यूटर नेटवर्क का। कंप्यूटर नेटवर्क एलोकेट नहीं हो सकता था। फिर हमने एक बड़ा ग्रुप ढूंढा और अब उस बड़ा ग्रुप जो कि पूरी कंपनी थी उनकी रिकवरेबल अमाउंट निकाली। रिकवरेबल अमाउंट तो रिकवरेबल अमाउंट है ना, कैरिंग अमाउंट रिवाइज लेंगे। अब जब हम सेकंड इंपेयरमेंट टेस्ट करने लगे तो फर्स्ट के बाद जो बची है वो रिवाइज लेनी है। अब हमने एक बड़ा ग्रुप ढूंढ लिया, उस बड़े ग्रुप की रिकवरेबल अमाउंट निकाली जो कि आइडियली स्पीकिंग अलहदा से गिवन होनी चाहिए थी। आईएएस की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 8 जो मैंने खुद से सवाल बना के लिखवाया था, कंपनी एम, उसकी पूरी कंपनी की एज अ होल रिकवरेबल अमाउंट अलहदा से गिवन थी। आइडियली ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन सवाल की मजबूरी, क्या करें फिर? जो तीनों की दी हुई थी उनको ऐड करके पूरे ग्रुप की रिकवरेबल मान लें। गलत है लॉजिकली, लेकिन मान लें, मजबूरी है और हल नहीं था। अब पूरे ग्रुप की रिकवरेबल अमाउंट निकाली, उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हुई, लॉस निकला। अब वो इन 5 को बंट जाएगा। और इन 5 को कैसे बंटेगा? पहले गुडविल को, बाकियों को प्रोपोर्शनेट। पहले गुडविल को, गुडविल का ये सुनहरी असूल है, पहले गुडविल को मारना है। समरी से बात बन गई? चल, अब इसमें कुछ सवाल, एक सवाल बल्कि जो ग्रुप में अनआंसर्ड है, मैं उसका जवाब देता हूं। ये कोई 2-3 लोगों ने पूछा ये सवाल, तो जिनके जहन में नहीं भी है वो भी सुन लें और जिनको जहन में था वो तो सुन ही लें। अभी तक क्लियर है ना सब? सवाल ये था कि चले मैं ये दिसंबर 7 से समझा देता हूं।
दिसंबर 7 से ही समझ लेते हैं। दिसंबर 7 वाला सॉल्यूशन सामने रखें। खोल लिया? इसमें देखिए जो फर्स्ट इंपेयरमेंट थी उसमें हमने क्या किया, उसमें एक C1 है, प्लांट है ना, प्लांट, एक 2 है और एक 3 है। और हमने क्या किया कि जो हेड ऑफिस था और पेबैक्स था, बिल्डिंग, इनको इन तीनों में बांट दिया ना। पहले ये बांट दिया था, बांटने के बाद जो शक्ल बनी थी, फर्स्ट इंपेयरमेंट में इनको इंपेयर कर लिया। 2 में लॉस था, 1 में नहीं था। ठीक है, फर्स्ट इंपेयरमेंट हो गई। सेकंड इंपेयरमेंट क्या थी, इन तीनों के साथ अब कंप्यूटर नेटवर्क को भी मिला लिया। अब ये एक बड़ा ग्रुप बना लिया, फिर लॉस निकल आया। अब इसमें आपके सवाल ये है कि इन 3 को तो हम पहले ही इंपेयर कर आए, जितना गिरा सकते थे गिरा दिया। जब हमने इन तीनों की इंपेयरमेंट कर ली स्टेप 1 में, फर्स्ट इंपेयरमेंट कर ली ना, इन तीनों की इंपेयर करके रिकवरेबल तक ले आए ना ऑलरेडी, है ना। अब सेकंड इंपेयरमेंट में जब इन तीनों को हम ऑलरेडी रिकवरेबल तक ले गए हुए हैं और अब की बार फिर लॉस निकल रहा है, तो वो सिर्फ इसको क्यों नहीं जा रहा, इनको फिर क्यों लॉस बढ़ना शुरू हो गया। अब वो लिमिट वाली बात कहां गई, ये सवाल था ना आपका। और भी लोगों ने ग्रुप में सवाल किया था कि जब हमने इन ग्रुप्स को, इन सीजीयूज को पहले अपनी अपनी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करके जो लॉस डालना था डाल दिया, उसके बाद जब बड़ा ग्रुप बनाया, बड़ा ग्रुप, और उस बड़े ग्रुप में इसको इनके साथ शामिल किया और फिर से लॉस निकला, तो वो लॉस इन तीनों को दोबारा क्यों चला गया। सेकंड इंपेयरमेंट में किया हुआ ना तीनों को लॉस, तो वो दोबारा क्यों चला गया। इनको तो पहले ही हम नको नक कराए हुए हैं, इनको तो पहले ही हम रिकवरेबल तक गिरा आए हुए हैं, अब इनको फिर लॉस क्यों जा रहा है। तो वो लिमिट वाली बात किधर गई, सवाल समझे। अच्छा, इसी तरह से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 मैंने क्लास में कराया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, उसमें भी ऐसे ही था कि 3 सीजीयूज थे, उनमें हमने अपनी अपनी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर ली। उसके बाद कॉर्पोरेट एसेट जो एलोकेट नहीं हो सकते थे उनको इनमें मिलाया, नहीं किया था ऐसा। अच्छा, इसमें हो सकते थे, तो फिर क्या हुआ था। हाँ 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 हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 में ये हो रहा था कि हमने जब वो बांट लिए थे, कॉर्पोरेट एसेट्स बांट लिए थे, तो हर सीजीयू में उसका हिस्सा बंट गया। फिर सीजीयू 1 की शायद मैंने फेयर वैल्यू दी हुई थी 800, उसको लिमिट के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ मैंने, कि नहीं किया हुआ। नहीं, मैंने लिमिट के तौर पे तो नहीं ना इस्तेमाल किया था। नहीं, तो वो बात छोड़ो, मैंने सोल्यूशन में इसको नहीं किया हुआ ना एज लिमिट। हाँ ठीक है, दिसंबर 7 ही की बात देते हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा पुराना हो गया, मुझे वैल्यूज भूल गई हैं। दिसंबर 7 की बात करते हैं। जब इन तीनों को अलग अलग इंपेयर कर लिया और इनकी जितनी इंपेयरमेंट हो सकती थी कर ली, मजीद नहीं हो सकती थी, तो फिर जब सेकंड इंपेयरमेंट टेस्ट किया और कंप्यूटर नेटवर्क को साथ मिलाया, और सेकंड इंपेयरमेंट टेस्ट का लॉस फिर इन चारों में क्यों चला गया। जैसे सीजीयू 1 है, इसकी बांटने के बाद कैरिंग अमाउंट क्या बन गई थी, कॉर्पोरेट एसेट्स बांटने के बाद जी 3340, जबकि इसकी रिकवरेबल कितनी थी। तो हमने इसको इंपेयर किया ना पहले, अब इंपेयर करने के बाद इसकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट कहां तक आ गई, यहां तक। तो जब स्टेप 2 के अंदर फिर से इंपेयरमेंट लॉस बढ़ने लगा, तो सीजीयू 1 जो कि ऑलरेडी हम बिल्कुल नीचे ले आए हुए हैं, तो फिर दोबारा इसको लॉस क्यों बढ़ गया, जबकि तो पहले ही रिकवरेबल तक पहुंच गया हुआ है, फिर इसको दोबारा लॉस क्यों एलोकेट हो रहा है। इसका जवाब देने से पहले दिसंबर 19 भी देख लेते हैं। दिसंबर 19 पार्ट बी में क्या किया था। दिसंबर 19 पार्ट बी, चूंकि एलोकेट नहीं हो सकते थे, दिसंबर 19 पार्ट बी
मैं चूंकि फिगर्स का सवाल का रेफरेंस दे रहा हूं, तो अगर आपको लगता ना नहीं तो भूल गया हुआ है, तो आप वीडियो यहीं पॉज करके पहले दिसंबर 19 देख लें, फिर वीडियो दोबारा चला लें। दिसंबर 19 में क्या किया था पार्ट बी में कि कॉर्पोरेट एसेट्स एलोकेट नहीं हो सकते थे, तो हमने कराची और लाहौर और पेशावर इन तीनों की पहले देखी अपनी अपनी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होनी बनती है कि नहीं बनती। कराची की बनती थी, बाकी दोनों की नहीं बनती थी। लाहौर और पेशावर नहीं हो रहे थे इंपेयर, तो हमने उनको नहीं किया था, बस 5 कराची को कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने साथ जो पीडीसी था पीडीसी उसको कराची और लाहौर के साथ मर्ज किया, एक ग्रुप बनाया। अब देखिए, लाहौर इंडिविजुअली इंपेयर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसकी रिकवरेबल ऑलरेडी ज्यादा थी। लेकिन जब हमने सेकंड टेस्ट किया और उसमें पीडीसी शामिल कर लिया, कराची लाहौर प्लस पीडीसी, एक ग्रुप बनाया था, इसमें लॉस निकला था। अब जब इसका लॉस निकला था तो वो हमने कराची लाहौर और पीडीसी को बांटा था ना। तो फिर पीडीसी का मिलाने के बाद जब लॉस निकला तो फिर अब लाहौर को क्यों लॉस बांट दिया? पहले तो लाहौर का लॉस बन ही नहीं रहा था, अब लाहौर का लॉस क्यों आ गया? ये एतराज है ना। सबको ये एतराज क्लियर हो गया होगा? आपको हो गया ना क्लियर? अब इसका जवाब लीजिए। एक CGU 1 है जिसमें बिल्डिंग है 500 की और प्लांट है 400 का और फर्नीचर है 100 का, 1000। एक C2 है जिसमें बिल्डिंग है 600 की, प्लांट है 300 का और फर्नीचर है 200 का। कितना हो गया? 1100। कारपोरेट एसेट्स हैं 450 के, जो इनमें एलोकेट नहीं हो सकते। क्या करें अब? पहले इनको अलग अलग एम्पेयर कर लें। इस पे रिकवरेबल थी 900 और लॉस निकला 100। अब इस 100 के लॉस को क्या करना चाहिए? इन तीनों में एलोकेट करना चाहिए। जब इन तीनों में एलोकेट करने लगे तो इस बिल्डिंग की जो फेयर वैल्यू थी यानी लिमिट 510 थी, तो क्या होगा? ये सिर्फ इनमें बटेगा ना, बांट दिया। इनमें से इनके इंडिविजुअल में से किसी की लिमिट नहीं थी, लेकिन इस CGU का जो रिकवरेबल अमाउंट था वो था 1150। लॉस नहीं है। इनमें से लिमिट किसी की नहीं है, इनमें से किसी की कोई लिमिट ही नहीं है। अगर लॉस होता तो बढ़ जाता, कोई परेशानी नहीं थी। तो कॉर्पोरेट एसेट्स नहीं बांट सकते थे, क्या किया फिर? अलग अलग किया। इसमें लॉस था, बांट दिया। इसमें लॉस नहीं था, नहीं बांटा। इसमें जब लॉस बांटा तो इस बिल्डिंग की लिमिट थी, इसलिए ये लॉस नहीं डल सका, इन दोनों को लॉस डल गया। ठीक है यहां तक। अब होगी सेकंड इंपेयरमेंट टेस्टिंग। उसमें क्या होगा? हम एक बड़ा ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप की, बड़े ग्रुप की रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? अलग से नहीं दी हुई, इन दोनों को ऐड कर दे, कितनी होगी? 900 प्लस 1150, कितनी? 2050। अब ये बड़ा ग्रुप क्या होगा? बड़ा ग्रुप होगा C1 900 का, C2 1100 का और कारपोरेट एसेट्स 450 के। कितने हो गए? 2450। कितना लॉस आ रहा है? 400। अब एतराज ये है कि इसको तो जो करना था वो कर चुके,
इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, तो अब ये 400 का लॉस किसको जाना चाहिए? किन दोनों को? भाई 900 पहले ही हम 900 पे ले आए इसको, हम मजीद क्या गिराएं? ये गिर ही नहीं सकता, तो ये 400 का लॉस किसको डलेगा? जगह ही सिर्फ कॉर्पोरेट एसेट्स की बची। ये एक नेचुरल जवाब बनता है, अच्छा फिर इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको कर दें। तो फिर आईएएस सिर्फ इतना कह देता कि कॉर्पोरेट एसेट्स का एक बड़ा ग्रुप बनाएं और उसमें जो लॉस आए कॉर्पोरेट एसेट्स को चार्ज कर दें। लेकिन आईएएस ने कहा कि नहीं, अब बड़ा ग्रुप बनाएं और जो लॉस निकले इस लॉस को वैसे ही चार्ज करें जैसे सीजीयू में करते थे। कैसे? प्रोपोर्शनेटली, गुडविल को, फिर प्रोपोर्शनेटली, फिर लिमिट एक्सपायर ना होने पाए। अगर ऐसा होता, देखें पहले हमने इन दोनों को अलग अलग कर लिया ना, तो ये तो हमेशा ही ऐसे हुआ करेगा कि ये पूरे पूरे अपडेट हो चुके हुआ करेंगे। या तो जो इंपेयरमेंट होनी थी वो हो चुकी होगी या होनी बनती नहीं थी। अब जब भी बड़ा ग्रुप बनाया जाएगा इनको तो फिर 1 रुपया भी लॉस नहीं चार्ज हुआ करेगा ना। तो फिर आइए सिर्फ इतना कह देता कि बड़ा ग्रुप बनाए, उसका लॉस निकालें और किसको डाल दें? कॉर्पोरेट एसेट्स को। इसमें क्या मुश्किल थी? अंग्रेजी लिख देते। लेकिन क्या कहा कि जो लॉस निकले उसको वैसे ही बांटे जैसे सीजीयू के लिए सीख के आए हैं। पहले गुडविल, फिर बाकी सबको प्रोपोर्शनेट, फिर किसी की लिमिट हो रही है तो उसको तंग नहीं करना। फिर ये क्यों लिखा? तो उसकी रीजन ये है कि बड़ा ग्रुप ऐसे बनेगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं बड़ा ग्रुप। एक लाहौर की टीम बनी, 3-4 खिलाड़ी वहां से सिलेक्ट हुए, लाहौर की टीम, वो आपस में खेलते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। मुल्तान की टीम, 3-4 खिलाड़ी वहां से सिलेक्ट हुए, मुल्तान की टीम, वो आपस में खेलते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। सियालकोट की टीम, 4-5 टीमें छोटी छोटी बन गई और वो आपस में प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद उन सबको मिला के पाकिस्तान टीम बना दी। अब जब पाकिस्तान टीम है तो पाकिस्तान टीम का स्ट्रक्चर क्या है? मुल्तान की टीम 4 खिलाड़ी, सियालकोट की टीम 4 खिलाड़ी, लाहौर की टीम ये, या खिलाड़ियों के इंडिविजुअल नाम? इंडिविजुअल नाम। जब छोटी छोटी टीमें बनाई थी तो वो किसी मसलहत के तहत छोटी छोटी टीमें बनाई थी। अब जब बड़ी टीम बनाई है तो छोटी टीमें खत्म, अब सब मिला के इस बड़ी टीम का हिस्सा है। ये छोटे छोटे 2 सीजीयू क्यों बनाए थे? क्योंकि इनमें अपनी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी थी। अब जब हम इन सबको मिला के इन बेचारे कॉर्पोरेट एसेट्स की वजह से बड़ा ग्रुप बना रहे हैं, तो फिर वो बड़ा ग्रुप ऑफ एसेट्स बन रहा है, वो बड़ा ग्रुप ऑफ सीजीयूज नहीं बन रहा। उस बड़े ग्रुप में क्या होगा? उस बड़े ग्रुप में होगा वो वाली बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग, वो वाला प्लांट जो कि इंपेयर हो चुका, लेट से 320 रह गया, ये वाला प्लांट, वो वाली इक्विपमेंट जो इंपेयर होके 80 रह गया, ये वाली इक्विपमेंट जो 200 है, ये कॉर्पोरेट एसेट्स 450। ये देखें कितना बनता है। अब ये बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप नहीं है, ये बड़ा ग्रुप है। अब इस बड़े ग्रुप के अंदर कितना लॉस आ गया? 400 आ गया। अब इस 400 का क्या करें? इन सबको बांटेंगे। तकलीफ सिर्फ इसको होगी क्योंकि ये 510 फेयर वैल्यू वाली लिमिट लगी हुई है, उसके अलावा किसी को तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए, इनमें से पहले को इंपेयर हुआ था? नहीं, अब हो जाएगा क्योंकि अब सीजीयू 2 कुछ नहीं है, अब ये बड़ा ग्रुप है। अब इस 400 को हम प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे इनमें, 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 इनमें और इनमें। तो टेक्निकली वो जो सीजीयू 2 पहले लॉस नहीं डाल के आए थे, अब डल गया ना, तो गलत तो नहीं है? ये सही है ना? चूंकि सवाल में ये डिटेल नहीं होती, सवाल में यही होते हैं, आपको जितने सवाल नजर आएंगे ना उनमें उनकी डिटेल नहीं है, तो फिर मजबूरन हम इन्हीं नामों को लिख लेते हैं। और ये मैंने आपको इसलिए बताया कि उन दोनों को अलग अलग इंपेयरमेंट चार्ज करने के बाद भी
या ना चार्ज करने के बाद भी इस स्टेप में आके मजीद इंपेयरमेंट हो सकती है, तो इसलिए हम मजीद इंपेयरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए दिसंबर 7 में फिर कर ली स्टेप 2 में इंपेयरमेंट, इसीलिए फिर दिसंबर 19 जो मैंने बोर्ड पे किया था उसमें कर ली इंपेयरमेंट। ये बात क्लियर हो गई जी? लिमिट एसेट की है, लिमिट सीजीयू, क्योंकि सीजीयू तो कुछ होता ही नहीं है ना। अगर आईएएस के पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो उसमें जो लिमिट दी हुई है वो सीजीयू की लिमिट नहीं दी हुई है, वो एसेट की लिमिट दी हुई है। ईच एसेट, और ईच एसेट क्लास ऑफ एसेट्स नहीं, ईच एसेट। आईएएस की वर्डिंग बता रहा हूं आपको, ईच एसेट, पैराग्राफ 105 है, ईच एसेट। तो इसलिए स्टेप 1 में जो इंपेयरमेंट होनी थी हो गई, और जिनकी नहीं भी हुई उनकी स्टेप 2 में हो सकती है। इनकी किसी वजह से नहीं हुई, अब हो सकती। तो चूंकि सवाल में ये नहीं होता तो फिर हमें मजबूरन इसी से काम चलाना पड़ता। लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर आप इंडिविजुअल सीजीयूज को फर्स्ट इंपेयरमेंट लेवल पे इंपेयरमेंट कर चुके या नहीं किया, तो इट डजंट मीन कि अब स्टेप 2 पे इनको नहीं कर सकते, कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ने कहा है क्या? हाँ, और स्टैंडर्ड ने कहा है कि वैसे ही कर रहे हैं उसी तरतीब से जैसे पहले करते थे, तो हम कर रहे हैं। और लिमिट, लिमिट वही है जो कि ईच एसेट की थी, देखें लगा दी लिमिट। क्लियर? जी यार, अब ना असल में टाइम ज्यादा लग गया, इस आईएएस पे इतना टाइम नहीं लगा सकता मैं, तो अलग से पूछ लेना। क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही है। जब आप दिसंबर 19 का सॉल्यूशन देखेंगे ना, एक तो वो जो मैंने क्लास में करवाया था, जब आप आईकेप का सॉल्यूशन देखेंगे दिसंबर 19 का, तो उन्होंने अल्टरनेटिवली कह के एक और सॉल्यूशन किया हुआ है। मैं उससे एग्री नहीं कर रहा, वो गलत है। वो उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने वो किया हुआ जो आप लोग सवाल पूछ रहे थे। दिसंबर 19 में एक अल्टरनेटिवली कह, एक तो मेन सॉल्यूशन कर दिया जो मैंने आपको बोर्ड पे भी कराया था, फिर अल्टरनेटिवली कह के एक और सॉल्यूशन किया, और उस सॉल्यूशन में वो किया जो आप में से 2-3 लोगों ने एतराज किया था। वो क्या किया? वो ये किया कि देखें भाई, इनको तो जो करना था वो पहले कर दिया, अब स्टेप 2 वाली इंपेयरमेंट इनको नहीं, सिर्फ इसी को होनी चाहिए। ये उस अल्टरनेटिव के अंदर किया हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ठीक नहीं है, आईएएस के हिसाब से ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं करवा रहा, वो काट दे। ठीक है, तो सही यही है आईएएस के मुताबिक, और जो अल्टरनेटिवली से पहले सॉल्यूशन है वो भी यही हुआ हुआ है। चलें, I36 पे इतना बहुत है। लास्ट चीज बस जो उस दिन प्रैक्टिस होने से रह गई थी, मैंने इंडिविजुअल एसेट तो रिवर्सल बता दिया था, सीजीयू की रिवर्सल का एक सवाल और करा देता हूं। पास में टेस्ट नहीं हुआ अभी तक ये, लेकिन करा देता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9, प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पे आइए। है वो जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए ना, उनमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पे आइए। अच्छा, उससे पहले जो मैंने क्लास नोट्स दिए हैं उन पे आइए। IS36 के क्लास नोट्स पे आइए, पेज नंबर 9 पे, एंड पे इंपेयरमेंट लॉस अगर सीजीयू का है, रिवर्स करना है तो क्या करेंगे। जब लॉस चार्ज करते थे तो क्या करते थे? जब सीजीयू को लॉस चार्ज करते थे, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, जब लॉस चार्ज करते थे तो क्या करते हैं? पहले गुडविल, उसके बाद
हो गया, फिर गुडविल, फिर प्रोपोर्शनेट, और प्रोपोर्शनेट करते हुए लिमिट देखते हैं ना। अब रिवर्सल में भी हम ऐसे ही चलेंगे। एक तो ये कि गुडविल का लॉस रिवर्स नहीं होगा, गुडविल का लॉस रिवर्स नहीं होगा, जो होना था वो हो गया, अब उसका लॉस रिवर्स नहीं होता, तो गुडविल को तो रिवर्स नहीं करना। बाकियों में प्रोपोर्शनेटली। अच्छा, अब प्रोपोर्शनेटली जब करना है, जब इनको नीचे लाने की लिमिट थी तो फिर वापस ऊपर ले जाने की भी लिमिट है, और वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है वो कैरिंग अमाउंट जो होती अगर इंडिविजुअल एसेट में बताया था ये, हमने इनको रिवर्सल, इनको एलोकेट करना है तो ये बढ़ जाएंगे ना, तो इनकी भी एक अपर लिमिट है, इससे ऊपर नहीं लाना। इंडिविजुअल एसेट में किया भी था पिछली क्लास में, सवाल भी किया था मैंने, किससे ऊपर नहीं लाना? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट जो होती अगर इंपेयरमेंट ना होती, और रिकवरेबल अमाउंट, इनमें से लोअर से ऊपर नहीं लाना। ये पेज नंबर 10 के टॉप पे देख लें। सारा ही 1 2 3 4 ये सारे चारों ही पॉइंट पढ़ लें, चारों पॉइंट पढ़ लें। पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनेटली लाएंगे, 2 में लिखा हुआ है कि जब रिवर्सल आएगा तो इनकी कैरिंग अमाउंट्स बढ़ जाएंगी, 3 में लिखा हुआ है कि जब इनकी कैरिंग अमाउंट्स बढ़ाएंगे तो उनकी भी एक लिमिट है, जब नीचे करने की लिमिट थी तो फिर इनको बढ़ाने की भी एक लिमिट है, क्योंकि हम इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर रहे हैं, गेन नहीं बना रहे। तो जितनी लिमिट अगर डाउन करते हुए थी तो ऊपर करते हुए भी लिमिट है। वो लिमिट क्या है कि इन दोनों में से लोएस्ट से ऊपर नहीं आने देना। हाँ, इन अदर वर्ड्स इन दोनों में से किसी से ऊपर नहीं आने देना। और चौथा पॉइंट क्या है? गुडविल को रिवर्स नहीं करता। तो इसका एक सवाल कर लेते हैं सादा सा, पास्ट में ये नहीं है लेकिन चले प्रैक्टिस के लिए एक सवाल कर लेते हैं। तो जो मैंने सवाल दिए थे उनमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पे आ जाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पे आ जाए, कर लेते हैं बोर्ड पे। कितने बजे शुरू किए समीर? ठीक, जी पढ़ लिया। अच्छा, अब इसमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है दो, एक हो रहा है 30 जून 18 को और एक हो रहा है 30 जून 20 को। चले पहले 30 जून 18 करते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन से दिखा देता हूं। असल में ना इसमें प्रैक्टिस हमने कर ली है काफी सारी, तो सॉल्यूशन से देख के समझ आ जाएगा। सॉल्यूशन से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बोर्ड पे करूंगा ना उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, मैंने अगला ईएसपी करना है। सॉल्यूशन से देख के समझा देता हूं, अगर आपको लगा कि नहीं सर समझ नहीं आया तो चले बोर्ड पे कर दूंगा। सॉल्यूशन पे आ जाए इसके, पेज नंबर 9 पे। पहुंच गए? पहले पहली इंपेयरमेंट टेस्टिंग जो कि 30 जून 18 पे है। सवाल सॉल्यूशन दोनों सामने रखिएगा। पहले सवाल देखते हैं। सवाल में आपको 30 जून 18 की कैरिंग अमाउंट्स दी हुई है।
और इनका अगर आप ग्रैंड टोटल करते हैं, सोल्यूशन में आ जाए, तो इनकी कैरिंग अमाउंट का टोटल बनता है 4900। इन्हीं ये जो गिवन थी ना, इन्हीं को मैंने सोल्यूशन में लिखा और इनका टोटल आ गया 4900, जबकि रिकवरेबल अमाउंट 30 जून 18 की 4100 दी हुई है, तो उससे लॉस आ गया 800। ठीक है, सोल्यूशन में। अब इस 800 को बांटते हैं। सबसे पहला नंबर गुडविल का, तो इसमें से 100 तो गया गुडविल को, बाकी रह गया 700। तो वो 700 के नीचे देखिए वर्किंग वन की हुई है। गुडविल के अलावा जो बाकी रह गए ना, उनको प्रोपोर्शनेटली बांट दिया। ठीक है, वो सिर्फ ये हुआ है कि वो जो नीचे था वर्किंग वन, वो मैंने वो राउंड किया हुआ था, यानी एक्सेल पे जो होता नहीं वो डेसिमल लगाने वाला, वो मैंने राउंड किया हुआ था, और जो ऊपर है वो मैंने डेसिमल में लिखा हुआ है। सिर्फ ये फर्क पड़ा है। वर्किंग वन में राउंडेड फिगर आ रही है ना, 146 आ रही है, जबकि ऊपर 145.83 आ रही है। तो असल में 145.83 ही है, लेकिन नीचे जो वर्किंग वन थी एक्सेल पे, तो मेरे से वो हाइड हो गए, लेकिन ये वही फिगर है। तो पहली इंपेयरमेंट में सबको लॉस एलोकेट हो गया, ओके, और उनकी रिवाइज एनबीवी आ गई। तो रिक्वायरमेंट में कहा हुआ था कि हर इंपेयरमेंट टेस्ट के बाद रिवाइज कैरिंग अमाउंट बताएं, तो ये हो गई 30 जून 18 वाली इंपेयरमेंट टेस्टिंग। ठीक है जी। अब 2 साल गुजर गए, 18 से पहले हम 19 पे गए, फिर 20 पे गए, तो अब 20 पे जाने तक डेप्रिशिएट तो करना है ना। तो देखिएगा फिगर्स पे ध्यान रखिएगा, लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं हो रही, तो लैंड की पहली इंपेयरमेंट में जो वैल्यू 854 निकली थी, सेकंड इंपेयरमेंट में वही है। इसी पेज के एंड पे देखिए एक बड़ा सा टेबल बनाया हुआ है मैंने, ये सेकंड इंपेयरमेंट है, ये सेकंड इंपेयरमेंट है। जो लैंड थी, जो लैंड 854 तक पहुंची थी, ये वही है। उसके बाद एक मिनट में फिगर्स दोबारा देख लूं। हाँ, ये जो बिल्डिंग थी ये 1025 पे आ गई थी, और सवाल में देखिए इसकी लाइफ कितनी थी, 15। तो 15 से डेप्रिशिएट करके इसको पहुंचाएं, 1025 को 15 से डेप्रिशिएट करें और 2 साल गुजारें, तो ये 888.33 बनता है। ये ब्रैकेट में किया भी हुआ है मैंने। ठीक है, इसी तरह जो प्लांट है ये 1537 तक आ गया था पहली इंपेयरमेंट में, और इसकी लाइफ 10 है, तो 10 में से 2 साल डेप्रिशिएट करके ये 1230 तक पहुंच गया। समझ आ रहा है ना, या बोर्ड पे करूं? जी, लाइफ इसलिए दी हुई थी क्योंकि अब 2 साल गुजार रहे थे, तो उनको डेप्रिशिएट तो करना था। तो अब जो पहली इंपेयरमेंट के बाद कैरिंग अमाउंट कम हो गई थी, अब उसने डेप्रिशिएट होना था ना। तो ये जो पेज के एंड पे बड़ा सा टेबल बनाया हुआ है, इसमें से मैं पहला वाला कॉलम बता रहा हूं, बिल्कुल पहला, ब्रैकेट में वर्किंग शो की हुई है और पहले ही कॉलम में उनकी बुक वैल्यू लिखी हुई है। वो उस पर रिमेनिंग पे ही करना था, बाद में रिमेनिंग पे ही करना था। इसी तरह से सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की अमाउंट इंपेयरमेंट के बाद 256 बन गई हुई थी, और लाइफ इसकी 4 साल दी हुई है, तो 4 में से 2 गुजर के ये 128 पे आ गया। इसी तरह से जो इक्विपमेंट था, इसकी लाइफ 5 दी हुई थी, और ये 427 पे इंपेयर हुआ था पहली इंपेयरमेंट में, तो अब ये 5 में से 2 साल डेप्रिशिएट होके 256 पे आ गया। सही है। इस बड़े टेबल का पहला कॉलम, ये अभी हम 30 जून तक पहुंचे हैं, पिछली रिवाइज्ड अमाउंट को डेप्रिशिएट करके 30 जून तक अभी पहुंचे हैं, पहुंच गए। ये ब्रैकेट में मैंने कैलकुलेशन भी दिखाई हुई है। अब इस वक्त कैरिंग अमाउंट है 3356, जबकि रिकवरेबल अमाउंट जो सवाल में दी हुई है
वो 3850 है, और इनमें से जो इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर है उसकी भी रिकवरेबल सवाल में मिल गई। तो अब हमें 3850 को देख के पता चल रहा है कि जो इंपेयरमेंट अब रिवर्सल बनता है वो शायद 493 बनता है। अब देखते हैं ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बात की बात है, लेकिन 493 बनता है। सॉल्यूशन में पहला ही कॉलम कैरिंग अमाउंट निकल आई थी 3356, 3850 रिकवरेबल है, बढ़ गई ना रिकवरेबल। तो पहले लॉस हुआ था, अब हालात बेहतर हो गए, तो अब हमने जो लॉस रिवर्स करना है वो 493.13 है, 493.13। अब देखना ये है कि ये हम जब एलोकेट करेंगे तो क्या हम लिमिट से ऊपर तो नहीं निकल जाएंगे। तो जो मैंने अगला डब्बा बनाया है ना, ये मैंने लिमिट बनाई है, लिमिट। इस लिमिट को समझ लें, लॉस बाद में फैलाता हूं, पहले लिमिट को समझ लें। इस बॉक्स के अंदर जो साथ दूसरा और तीसरा कॉलम मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने लिमिट निकाली, ऊपर मैंने हेडिंग भी दी हुई है, मैक्सिमम अपर लिमिट फॉर रिवाइज्ड नेट बुक वैल्यू। ये क्या किया हुआ मैंने, नहीं देखें, नेट बुक वैल्यू 30 जून 20 पे क्या क्या है बताएं जरा। लैंड 854.17, बिल्डिंग 888.33, प्लांट 1230, सॉफ्टवेयर 128.13, इक्विपमेंट 256.25, बस ठीक है, वो नहीं है ना, वो तो जीरो है। 3356 ये 30 जून पे अब इंपेयरमेंट, वो जो 30 जून 18 पे इंपेयरमेंट हुई थी, एसेट्स डाउन हुए थे, फिर उनको डेप्रिशिएट किया था ओवर रिमेनिंग लाइफ, ऐसे ही करना था, और 2 साल गुजरने के बाद हम यहां पहुंचे हुए हैं। अब सेकंड इंपेयरमेंट टेस्ट दोबारा हुआ है 2 साल बाद, और उसकी रिकवरेबल निकली है 3850। तो हमें यह नजर आ रहा है कि 113 होगा, लेकिन चले ठीक है, वो एक्सेल है ना, तो राउंड ऑफ अंदर वाली बातें भी कर रहा होता है। हमें यह नजर आ रहा है कि रिकवरेबल इससे इतनी ज्यादा बढ़ गई है, पहले लॉस हुआ था, अब हमने इसको रिवर्स करना है। लेकिन रिवर्स करते हुए यह याद रखना है कि जब इनको लॉस रिवर्स होगा तो इनकी वैल्यूज बढ़ेंगी, लेकिन इनकी एक लिमिट है, उससे ऊपर नहीं जाने देना। तो मैंने इस वर्किंग को यहीं रोक के फिर एक लिमिट कैलकुलेट की। लिमिट ये कैलकुलेट की कि किस अमाउंट से ऊपर नहीं जाने देना। किससे नहीं ऊपर जाने देना? कैरिंग अमाउंट जो विदाउट इंपेयरमेंट होती, और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ सॉफ्टवेयर की दी हुई है, तो बाकियों की अपर लिमिट क्या है फिर? विदाउट इंपेयरमेंट कैरिंग अमाउंट। अब विदाउट इंपेयरमेंट कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? जो सवाल की फिगर्स थी ना, उन्हीं को 2-2 साल डेप्रिशिएट कर लें। सवाल वाली फिगर्स ही है ना जो इंपेयरमेंट के बगैर है, उन्हीं को आगे बढ़ा लेते हैं। लैंड तो 1000 ही रहेगी, ठीक है, तो लैंड के आगे देखिए 1000 आ गया। बिल्डिंग 1200 थी, 15 में से 2 साल गुजर के 13 रह गए, 1040 रह जाएगी। ये इधर मल्टीप्लाई मिस हो गया साथ ब्रैकेट में, 1200 इंटू 13/15 नहीं, बल्कि मिस क्या यार, मैं अभी इनको, अरे मिस क्या, मैं आपको अभी रिवाइज फाइल ही दे देता हूं। आप कौन सा लाइव सुन रहे हैं? अभी आप देखेंगे सर सर क्या बातें कर रहे हैं, हमारे पास तो रिवाइज फाइल है। तो अभी बीच में मैंने आपको रिवाइज फाइल दी है, ये अभी रिवाइज फाइल आ जाती है।
अच्छा, कहाँ मल्टीप्लाई लगने से रह गया? 1200 के बाद लें जी। और क्या था? और तो नहीं था कुछ? राउंडिंग ऑफ की है। हाँ, ये मैंने वर्किंग वन में 5.83, 2.50, 43.75, 2.92, और तो नहीं बीच में कोई निकली गलती? ले जी, आपको रिवाइज फाइल ही अब आप देखेंगे कि रिवाइज फाइल होगी भी है। आपको तो रिवाइज ही सुनने में आ रही होगी, अब आपके पास रिवाइज पहुंचेगी। चलें जी। अब उनको सही फाइल ही पहुंची हुई है। अच्छा, मैं बता रहा था लिमिट लैंड की तो कितनी आ जाएगी? 1000। जो बिल्डिंग है ये इंपेयरमेंट ना होती तो 1200 ही रह के 2 साल डेप्रिशिएट हो जाती। तो ये 2 साल जब डेप्रिशिएट होती तो 15 में से 2 साल गुजर के 13 रह गए, तो ये 1040 पे आ जाती। इसी तरह प्लांट है, प्लांट इंपेयर ना होता तो कितना था सवाल में? 1800। 10 साल के हिसाब से 2 साल गुजर गए तो डेप्रिशिएट होने के बाद ये रह जाता, क्या लिखा हुआ? 1440। सॉफ्टवेयर अगर ये ना होता, किधर गया? 300। अगर ये ना होता एम्पेयर तो 300 4 में से 2 साल गुजरने के बाद कितनी कैरिंग अमाउंट रह गई होती? आधा रह गया होता ना। कितना रह गया होता? 150। जबकि इसकी रिकवरेबल कितनी है? तो लिमिट क्या है? लोअर इन दोनों में से क्या हायर? लोअर। तो यहां पर लिमिट आ गई 130। दोबारा ये मैं अपर लिमिट लिख रहा हूं ना। अभी हमने पढ़ा था कि लॉस जब एलोकेट करना है तो लॉस सॉरी रिवर्सल, तो जब रिवर्सल एलोकेट होगी तो कैरिंग अमाउंट्स खुशी में बढ़ जाएंगी, तो बढ़ के ऊपर जा रही होंगी।
तो हमने एक अपर लिमिट लगा दी कि इससे ऊपर नहीं जाना। अब वो अपर लिमिट क्या है? वो कैरिंग अमाउंट जो होती अगर इंपेयरमेंट ही ना हुई होती, और रिकवरेबल अमाउंट, इन दोनों में से लोअर। तो इन दोनों में से लोअर 130 और 150 में से लोअर 130, ये लिमिट आ गई। इसी तरह से इक्विपमेंट अगर इंपेयर ना होता तो 500 होता, और 5 में से 2 साल गुजरने के बाद ये 300 रह गया होता। तो ये आ गई इन सब की लिमिट्स, इनसे ऊपर नहीं जाना। इन अदर वर्ड्स, हम इनको मैक्सिमम कितना रिवर्सल दे सकते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। वो तीसरा कॉलम है, देखिए ये इनका डिफरेंस लिया हुआ है सिंपली। देखें, ये अभी बुक्स में है, लॉस रिवर्स करेंगे तो ये बढ़ जाएंगे ना, जब बढ़ जाएंगे तो ऊपर जाने लगेंगे। तो जितना गुब्बारा ऊपर जा रहा है तो छत से रुक जाता है ना, इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो ये छत आ गई। तो ये यहां तक अगर बढ़े तो कितना कितना बढ़ सकते हैं? 150 ये बढ़ सकता है, इसी तरह कोई 250 के करीब ये बढ़ सकता है। तो तीसरा कॉलम वो आ गया कि हम मैक्सिमम कितना लॉस रिवर्स कर सकते हैं। ये इन दोनों का डिफरेंस है ये। जैसे सॉफ्टवेयर की थी ना रिकवरेबल, तो सॉफ्टवेयर की रिकवरेबल भी थी और कैरिंग अमाउंट भी निकाली। इनमें से जो लोअर थी वो अपर लिमिट है। लॉस रिवर्सल की लिमिट आ गई। अच्छा, अब लॉस रिवर्स करके देखते हैं। वर्किंग 2 पे आ जाते हैं। मैंने आपको जब लॉस एलोकेट करना बताया था तो 2 तरीके बताए थे, और एक सवाल में एक तरीका किया था, एक में दूसरा किया था। मैंने दोनों तरीके करके दिखाए हुए। क्या तरीका किया था कि पहले लॉस बांटा, जो बनता था बांट दिया, फिर देखा अच्छा लिमिट एक्सपायर हो गई, अच्छा लिमिट तो एक्सपायर हो गई, फिर इस पूरी वर्किंग को छोड़ा और सारी वर्किंग दोबारा की। एक ये तरीका किया था। एक तरीका किया था कि लॉस एलोकेट किया, जिसकी लिमिट आ गई उसमें जितना चार्ज नहीं कर पाए, फिर सिर्फ उसको लेके एक और वर्किंग की। ये मैंने दोनों तरह से सॉल्व करके दिखाया था। तो अभी मैंने इसको दूसरी तरह से सॉल्व किया हुआ वर्किंग में। वर्किंग 2 देखिए, वर्किंग, अच्छा चले यार दोबारा चेंज कर देते हैं, 2 ही लिखा हुआ है वैसे। इसमें देखिए क्या हो रहा है, वर्किंग 2 देखें, वर्किंग 2 में क्या हो रहा है। आखिरी पेज पे जाओ ना, है, हाँ हाँ आखिरी पेज पे आ रही है ना। वर्किंग 2 देखिए, वर्किंग 2 के अंदर देखें जो पहला हिस्सा है, पहले हमने लॉस रिवर्सल को एलोकेट किया, किस रेशो में? जो उनकी कैरिंग अमाउंट की रेशो बनती थी, कर दिया एलोकेट। अब देखिए इसमें सॉफ्टवेयर के हिस्से में 18 का रिवर्सल आ गया, जबकि इसको मैक्सिमम कितना रिवर्सल जा सकता है? नहीं, सिर्फ 1.8। तीसरा कॉलम देखो ना, तो इसका मतलब इसकी लिमिट एक्सपायर हो गई। तो जितना इसको चार्ज नहीं हो पाया उसके लिए नीचे फिर दूसरा टेबल बना दिया। हाँ, तो उसके नीचे देखिए एलोकेशन ऑफ रिमेनिंग रिवर्सल, तो 18.82 माइनस 1.88, तो जो 1695 रह गया उसको फिर बाकी चारों में बांट दिया। इनमें कोई लिमिट नहीं थी। अब जब बांट दिया तो देख लीजिए, आप वापस टेबल में आइए, इनमें से किसी की नहीं हो रही ना एक्सपायर, बस सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की थी, वो मसला हल हो गया। बाकियों को जितना लॉस रिवर्सल गया उतना जा सकता था, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई, किसी को उसकी औकात से ज्यादा नहीं मिला।
इसकी तस्वीर में देखूं तो पहले बॉक्स में इसकी आंसर तो आपका डबल है जी वो बनना था जी। तो अब वो लिमिट से ज्यादा निकल गया, तो जितना ज्यादा निकल गया उसको फिर बाकियों को एलोकेट किया। है देखो कॉम्प्लिकेटेड करने को तो किया जा ही सकता, जैसे इसमें किया है। देखो जो पहले हमने लॉस जिस शक्ल में बांटा था वो शक्ल तो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है ना, फिर से तो मसला नहीं होगा ना कि कैन बी एलोकेटेड के कैन नॉट बी एलोकेटेड, बस वो शक्ल बनी हुई है, तो इसी तरह का सवाल है जैसा ये। तब तो ये मसला था ना कि हमने शक्ल खुद बनानी थी। जी जी, तो वो भी तो एन एसेट ही है ना, कॉर्पोरेट एसेट हेड ऑफिस बिल्डिंग भी तो एक एसेट ही है ना। बिल्कुल देखेंगे। ठीक है जी, ये हो गया लॉस रिवर्सल। और जो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 रह गया है वो जुबानी देख लें, बस आपको मैंने कहा था रिवैल्यूएशन खुद रिवाइज कर लें, इसका बस समरी सुन लें। क्लास नोट्स के पहले पेज पे आ जाए, जहां मैंने स्कोप लिखा हुआ है उसके नीचे एक टेबल बनाया हुआ है। मेरे पास रिवैल्यूएशन कराने का टाइम नहीं है, ये आपने खुद ही रिवर्स करना, ये खुद ही रिवाइज करना है आपने। क्या जी? नहीं नहीं, पर नेट ठीक है, बस जो किया था वो बहुत है। क्लास नोट्स में पहले पेज पे आ जाइए। आगे अच्छा, ये आप ना देखेंगे तो लेक्चर ना 7 ये 2 टुकड़ों में डला होगा, 7A और 7B। 7B में चूंकि मैं चैप्टर नया शुरू कराने लगा हूं तो वो नए टैब में आ रहा होगा, तो लेक्चर 7 आपको 2 जगह टूटा हुआ मिलेगा। ये 7A है, अब 7B अगले चैप्टर में डालूंगा। अच्छा पहले पेज पे आइए, स्कोप वाले पे। इसके शुरू में एक बॉक्स बना हुआ है, ये बात हो रही है उन इंडिविजुअल एसेट्स की जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं, और ये आप FAR 1 लेवल पे पढ़ चुके हैं बहुत सारे लोग, जिनके सिलेबस में FAR 2 में होता था वहां भी पढ़ चुके हैं। बहरहाल बता तो मैं रहा ही हूं। इसमें जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनमें से मैं जो जो बताता जाता हूं वो पढ़ते जाइएगा। पहले मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये, पहले मेरी बात सुने फिर जो पॉइंट कहूंगा वो पढ़ लीजिएगा। रीवैल्यूएशन मॉडल में हम एसेट की कैरिंग अमाउंट को रीवैल्यू करके कहां तक ले जाते हैं? फेयर वैल्यू तक, बस फेयर वैल्यू। जबकि इंपेयरमेंट टेस्टिंग के अंदर रिकवरेबल अमाउंट एक वैल्यू यूज होती है और दूसरी फेयर वैल्यू होती है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है। इंपेयरमेंट टेस्टिंग में रिकवरेबल अमाउंट में एक होती है वैल्यू यूज और एक होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जबकि रिवैल्यूएशन मॉडल में I16 I38 कैरिंग अमाउंट को किस पे रिवैल्यू करते हैं? तो इन दोनों में फर्क है, पहली बात तो ये क्लियर रखें, इन दोनों में फर्क है। किस चीज का फर्क है? कॉस्ट टू सेल का। तो इस डब्बे के अंदर पॉइंट नंबर 1 पढ़ लें। पढ़ लिया पॉइंट 1? अच्छा, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में जो कॉस्ट टू सेल है वो इग्नोरिंग के काबिल है, यानी निग्लिजिबल है,
तो फिर एक चीज देखें जो कर रहा हूं, निग्लिजिबल, जीरो। एक एसेट की कैरिंग अमाउंट है 100, फेयर वैल्यू है उसकी 95, कॉस्ट टू सेल जीरो है, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 95 हो गई, और वैल्यू इन यूज है 102। रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? 102। इस 102 को इससे कंपेयर कर लूं? नहीं, एसेट है रिवैल्यूएशन, अभी जो बता रहा हूं ना वो रिवैल्यूएशन मॉडल है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग बाद में होगी, पहले एसेट की कैरिंग अमाउंट निकलेगी। तो पहले IAS 16 लगेगा, फिर 36 लगेगा। तो IAS 16 क्या कहता है कि एसेट की अगर फेयर वैल्यू डिफरेंट है तो पहले रिवैल्यू करें। मैं भी कॉस्ट टू सेल नेग्लिजिबल ही बता रहा हूं। एसेट को रिवैल्यू करना है, रिवैल्यू करके जो इसकी रिवैल्यूड कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 95। अब IAS 36 लगाते हैं, कैरिंग अमाउंट 95, रिकवरेबल 102, इंपेयरमेंट होगी? नहीं होगी। दोबारा सुने, एसेट को रिवैल्यू किया, फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग की, रिकवरेबल ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं है, वैल्यूज चेंज करता हूं। अब 95, इंपेयरमेंट नहीं, और कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, करते हैं, क्या करूं? नहीं, फेयर वैल्यू को तो फिर ये फिगर भी चेंज हो जाएगी ना। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि फर्क नहीं पड़ेगा। इसको चेंज कर लेता हूं, 75। अब पहले ये रीवैल्यू होगा, हो गया, पहले IAS 16 लग गया। अब आगे रिकवरेबल, ये इंपेयरमेंट नहीं। आप जो मर्जी फिगर्स चेंज करके देख लें, जब एसेट रीवैल्यू हो जाएगा और कॉस्ट टू सेल जीरो है तो, तब की बात कर रहा हूं, कॉस्ट टू सेल अगर जीरो है तब की बात हो रही है। एसेट एक बार रीवैल्यू हो गया ना, इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी नहीं, इंपेयरमेंट लॉस ही नहीं निकलेगा। क्यों? ये आपके सामने देखें, एसेट रीवैल्यू होके यहां पहुंच जाएगा, अब उसके बाद रिकवरेबल या तो ये होगी या इससे ज्यादा होगी। वैल्यू इन यूज उससे कम है तो यही रिकवरेबल है, और वैल्यू इन यूज उससे ज्यादा है तो रिकवरेबल और ज्यादा हो गई। जब एसेट को हमने रीवैल्यू कर लिया ना, तो इसकी रिकवरेबल इससे कम नहीं होगी। यानी एक बार इसको रीवैल्यू कर लिया तो फिर इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। ये किस सूरत में हो रहा है? जब कॉस्ट टू सेल जीरो है तो, क्योंकि एसेट रीवैल्यू होके यहां तक पहुंचेगा और ये दोनों बराबर हैं, तो कैरिंग अमाउंट रिवाइज होके यहां तक पहुंच गई। अब जो फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल है उसी के बराबर कैरिंग अमाउंट आ चुकी है, तो रिकवरेबल अमाउंट या तो इससे ज्यादा होगी या इतनी ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती। क्योंकि वैल्यू इन यूज अगर कम है तो यही रिकवरेबल है, अगर वैल्यू इन यूज 200 है तो फिर रिकवरेबल भी 200 है, फिर भी ये इंपेयर नहीं होगा। अब इसकी समरी, अगर कॉस्ट टू सेल नहीं है तो फिर एसेट बस रीवैल्यू होगा, इंपेयरमेंट लॉस की जरूरत ही नहीं। ये उस डब्बे में पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें।
सर यहाँ से फेयर वैल्यू इसलिए निकल। देखो, जब इंडिविजुअल एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी होती है ना, तो जरूरी नहीं होता कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता हो, वैल्यू यूज से भी काम चल जाता है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ना भी हो तो इंपेयरमेंट टेस्ट हो सकता है। यहां पर मैंने ये लिखा है कि फेयर वैल्यू पता है। फेयर वैल्यू पता है तभी तो रीवैल्यू करेंगे, पता ही नहीं तो फिर रीवैल्यू कैसे करेंगे? इसलिए लिखा हुआ है कि बोथ आर नोन। और अगर कॉस्ट टू सेल जीरो नहीं है तो फिर पहले रीवैल्यू करेंगे, उसके बाद इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। हो सकता है लॉस हो सकता है ना हो। पहले रेलिवेंट स्टैंडर्ड लगा के कैरिंग अमाउंट निकालनी है, पहले कैरिंग अमाउंट निकलेगी, उसके बाद इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। ये असूल याद रख लें। तो पॉइंट नंबर 3 भी पढ़ लें। और ये तीनों पॉइंट पढ़ लें, पांचों पढ़ लें, पूरा डब्बा पढ़ लें, बता दिया पूरा डब्बा। अगर कॉस्ट टू सेल नेग्लिजिबल है तो ये है कि आप रिवैल्यू करें और उसके बाद बस बहुत है, इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कॉस्ट टू सेल नेग्लिजिबल नहीं है तो पहले रिवैल्यू होगा, उसके बाद इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। और ये डब्बा पढ़ने के बाद हस्बे तौफीक, बल्कि हस्बे तौफीक नहीं, अब कर ही लीजिए, अल्लाह ताला तौफीक दे आपको, दुआ करूंगा कल आपके लिए। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 जबानी देखाइएगा, काफी है। कोई करना चाहे सॉल्व तो जरूर कर ले, वरना अगर जबानी भी देखा है तो काफी है, पर्पस सर्व्ड। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 आप सवाल और सॉल्यूशन देख ही आइएगा तो काफी है, काफी हो जाएगा। करना चाहें तो जरूर कर लें, वरना देख भी लें तो बहुत है। अच्छा, अब आपको मैं जो होमवर्क वाला सवाल है दिसंबर 16, ये आप करके आइएगा। और ये सवाल जो है ना, आप इसको ऐसे समझ के करिएगा कि बस आप सवाल कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थी इसके अंदर। इसमें आईकेप के सोल्यूशन में गलती भी थी, वो मैं आपको जब आप करके आएंगे तो बताऊंगा क्या गलती थी। अगर खुद से कोई देख ले तो उसको भी आइडिया हो जाएगा, लेकिन आईएएस के असूलों की गलती थी उसके अंदर, तो मैंने उसका सोल्यूशन खुद अमेंड करके आपको दिया है। और ये आपका होमवर्क है, करके आइएगा। तो दिसंबर 16 के ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अठारह नंबर का सवाल था। इसका क्वेश्चन तो आप खुद ही देख सकते हैं, वो ग्रुप में सारे पास्ट पेपर्स भी डाले हुए हैं। इसका मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, ये आप लोग सॉल्यूशन देख के, नहीं खुद सवाल करें पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखें अगर देखना है तो ये दिसंबर 16 आपका होमवर्क है। ठीक है जी, I-36 खत्म। ये घंटा एक्स्ट्रा लग गया, वरना जो मैंने सोचा हुआ था उस हिसाब से ये पिछले जुमेरात को, जो पिछली आपको क्लास आखिरी मिली है सैटरडे को, तो ये उसमें खत्म हो जाना चाहिए था। चले, घंटा ऊपर लग गया, कोई बात नहीं, आगे इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो I-36 खत्म है। अब अगले IAS के लिए अल्लाह हाफिज, और फिर दोबारा वीडियो अगली चलाते हैं। तो अल्लाह हाफिज।